हेलो एवरीवन। तो आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही है, तो उसका हम पार्ट 3 है ये। तो इसमें हम देखेंगे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और इनके बीच क्या डिफरेंसेस हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थशास्त्र का वर्गीकरण, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र और उसके बाद क्या व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर है। तो इन सारे ही पॉइंट्स को हम एक एक करके समझेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थशास्त्र का वर्गीकरण किसने किया था, तो नॉर्वे के अर्थशास्त्री थे एक रेगनर फ्रेस। उन्होंने अर्थशास्त्र को आर्थिक क्रिया के आधार पर दो भागों में बांटा है। तो आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, ये हमने इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है उसको। तो आर्थिक क्रिया अगर छोटे स्तर की है तो उसका अध्ययन हम करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में, और अगर आर्थिक क्रिया बृहद स्तर पे हो रही है, काफ़ी बड़े लेवल पे हो रही है, तो और उसका क्षेत्र विशाल है, तो तब हम उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो यह व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, ये दो भागों में बांटा था अर्थशास्त्र को नॉर्वे के अर्थशास्त्री रेगनर फ्रिस ने। आगे की स्लाइड्स में हम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को समझेंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो शब्द ग्रीक शब्द माइक्रोस से लिया गया है और इसका अर्थ होता है छोटा। तो माइक्रो शब्द है वो एक ग्रीक शब्द माइक्रोस से लिया गया है, उसका अर्थ है छोटा। और जैसा कि नाम से ही हमें पता लग रहा है कि जिसका जिसका अर्थ ही छोटा है, इसका मतलब ये है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटी छोटी या फिर व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो जो भी आर्थिक इकाइयाँ हैं वो व्यक्तिगत लेवल पे वो जो काम कर रही हैं, तो उनका अध्ययन हम करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। जैसे कि अगर हम एक फर्म का, एक उद्योग की जो उत्पादन क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करना चाहें, अगर हम एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं, या फिर एक बाजार की आर्थिक क्रियाएं क्या क्या हैं उसको अगर हम देखना चाहते हैं, जिसमें कि सबका अलग अलग अध्ययन किया जा रहा है हर आर्थिक इकाई का, तो तब हम इसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो ये तो है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें आर्थिक इकाइयों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करें समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो शब्द मैक्रोस से लिया गया है और मैक्रोस भी एक ग्रीक वर्ड है, और मैक्रोस का अर्थ होता है विशाल। जैसे कि माइक्रो का अर्थ छोटा है, ऐसे ही मैक्रो का अर्थ है विशाल, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो जैसे कि व्यष्टि में हमने देखा था कि व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन हुआ था, तो समष्टि में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन ना होकर के उन समस्त इकाइयों को जब एक बार जोड़ दिया जाता है, एक साथ उनका कंबाइंडली जब हम उनका अध्ययन करेंगे, जो कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं, तो तब हम इसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा कि यदि अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनकी जो भी सामूहिक मांग या फिर सामूहिक पूर्ति है, तो इसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय आय, या फिर जिसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, राष्ट्रीय बचत, नेशनल सेविंग, राष्ट्रीय विनियोग जिसको हम कहेंगे नेशनल इन्वेस्टमेंट, या फिर कुल रोजगार और जो सामान्य कीमत स्तर है, तो इन सब का अध्ययन हम करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे क्या होगा, जो माइक्रो और मैक्रो में जो मेन अंतर यही है कि माइक्रो में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होगा, एक एक इकाइयों का अध्ययन होगा, और समष्टि में उन सारी इकाइयों का कंबाइंड रूप से एक साथ अध्ययन किया जाएगा। इसीलिए समष्टि को हम क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र को हम व्यापक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो ये तो है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो इनको समझने के बाद हम देखेंगे कि क्या माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है, तो वहीं जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, इसमें व्यक्ति और उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो उसमें किसी व्यक्ति और उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि उसकी मांग कैसी है,
या फिर अगर वो एक उत्पादक है तो वो किस तरह से पूर्ति करता है, किस तरीके से वो उत्पादन करता है। तो इसमें एक व्यक्ति और उसके व्यवहार का अध्ययन होता है। वहीं जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें पूरे समाज और समाज का जो कंबाइंड जो व्यवहार है हम उसका अध्ययन करते हैं कि किसी भी एक समाज में, किसी भी एक अर्थव्यवस्था में जो टोटल मांग है वो कितनी है, टोटल पूर्ति है वो कितनी है, टोटल उत्पादन कितना है वो समाज का, उस अर्थव्यवस्था का। तो ये सारी चीज़ें हम समष्टि अर्थशास्त्र में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु की कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें हम वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण करते हैं। और कीमतों का निर्धारण है विभिन्न तरह के बाजार होते हैं, जैसे पूर्ण प्रतियोगी बाजार, एकाधिकार बाजार, एकाधिकारी बाजार। तो इन अलग अलग बाजारों में किस तरीके से कीमत का निर्धारण किया जाता है वस्तु की, इसका अध्ययन हम करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में हम किसी पर्टिकुलर बाजार में कीमत का निर्धारण ना करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु का मूल्य का सामान्य मूल्य क्या है हम इसका अध्ययन करते हैं। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत विश्लेषण से संबंधित है। जैसे कि इससे पहले बताया मैंने आपको कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण किया जाता है विभिन्न बाजारों में। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत विश्लेषण से संबंधित है कि कीमतें किस प्रकार से निर्धारित होती हैं। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र कहीं अधिक विस्तृत है। तो उसमें समष्टि अर्थशास्त्र में आय और रोजगार विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र आय और रोजगार विश्लेषण से संबंधित है, वहीं व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत विश्लेषण से संबंधित है। नेक्स्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है, इसलिए इसका अध्ययन अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि हम हर एक इकाई का, हर एक फर्म का जो अध्ययन कर रहे हैं वो अलग अलग उनको बांट करके करते हैं, तो वो काफ़ी सरल हो जाता है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में क्योंकि सारी इकाइयों को हम कंबाइंडली एक साथ उनका अध्ययन करते हैं, इसीलिए समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में थोड़ा कठिन होता है। इसके बाद होगा कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका क्षेत्र संकुचित है। इसलिए संकुचित है क्योंकि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जा रहा है, एक एक पर्टिकुलर इकाई का अलग अलग अध्ययन हम कर रहे हैं। वहीं पे क्योंकि हम समष्टि में सबका एक साथ सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं, तो जो क्षेत्र हो जाता है अध्ययन का वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसके अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत होता है। नेक्स्ट और लास्ट जो इनका अंतर है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में आंशिक संतुलन को ध्यान में रखकर नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। तो आंशिक संतुलन का मतलब हो जाएगा कि अगर माना मुझे एक स्वेटर है, जनरल सा एग्जांपल है कि अगर मुझे एक स्वेटर के जो मूल्य हैं उसमें वृद्धि हो गई है, तो इसका मुझे अगर पता लगाना है कि आखिर क्यों मूल्य में वृद्धि हुई है, तो हालांकि इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर मूल्य में वृद्धि हुई है तो कारण हो सकते हैं इसके कि या तो उसकी डिमांड बढ़ गई है तब मूल्य में वृद्धि हुई है, या फिर जो मौसम है वो जाड़ों का आ गया है, या बाज़ार में उसका फैशन आ गया है, या फिर अन्य भी बहुत अधिक दशाएं हो सकती हैं, जैसे कि उसका जो रॉ मटेरियल है तो वो महंगा हो गया है। इस तरीके के अनेक कारण हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम आंशिक संतुलन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ एक जो हमारा कारण है उसको हम परिवर्तनशील मानते हैं और बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनको हम मानते हैं कि वो स्थिर है। तो यहाँ पर स्वेटर के मूल्य में वृद्धि हुई है, हालांकि इसके बहुत कारण है, लेकिन मैं ये मान के चलती हूँ कि केवल और केवल जो स्वेटर है उसकी डिमांड में वृद्धि हो रही है, डिमांड इंक्रीज़ हो रही है और इसीलिए उसकी प्राइस भी बढ़ रही है, और बाकी जो कारण है वो हमारे स्थिर बने हुए हैं। बाकी जो दशाएं हैं उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। स्वेटर के मूल्य में वृद्धि का कारण केवल और केवल एक है कि उसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। तो इसे हम आंशिक संतुलन कहते हैं, जिसमें अन्य कारकों को स्थिर रखा जाता है और किसी एक कारक के में कमी ज़्यादा या फिर परिवर्तन होने पर जो हम क्या चेंजेस आएगा तो इसको हम ध्यान में रखते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आंशिक संतुलन को ध्यान में रखकर नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र सामान्य संतुलन को ध्यान में रखकर अध्ययन करते हैं इसमें हम।
तो ये सामान्य संतुलन यानी कि इसमें क्या है कि जितनी भी चरों में चेंजेस होता है हम उन सारे ही चरों पर ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी बाकी सबको तो स्थिर रख देंगे, किसी एक को हम परिवर्तनशील करेंगे, ऐसा नहीं होगा। समष्टि अर्थशास्त्र में हम जो जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उन सबको ही ध्यान में रखेंगे। तो ये तो है समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या है और उनके बीच के क्या डिफरेंसेस हैं। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। ओके, गुड बाय।